वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो एक लाइन खींच गया इस संशोधन के मार्फत से। राज्य की सत्ताधारी पार्टी या ये कहें कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे मुसलमानों के लिए हितकर और आदिवासियों की ज़मीन की संरक्षण की बात भी कही। लेकिन देखना होगा इन तमाम चीज़ों के बीच में जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है इन तमाम चीज़ों को लेके। पहले उसे आप सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में जब देश बंटवारा हुआ उस समय मात्र 30,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास था और आज 9,60,000 करोड़ जमीन वक्फ के पास है। और इन जमीन और जायदाद का दुरुपयोग बरसों से होता रहा, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने के एक सप्ताह पहले, अब देखते होंगे कि जो पॉश इलाका है दिल्ली का, तो वहाँ का कई प्लॉट और बिल्डिंग वक्फ को दे दिया। तो सरासर एक समुदाय विशेष को तुष्टिकरण के लिए है। देखिए, मोदी जी की सरकार है और किसी का न तुष्टिकरण करते हैं न किसी का अपमान करते हैं। सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हुए हर व्यक्ति के भलाई के लिए काम करती है। और ये जो संशोधन बिल आया है, इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। बड़े बड़े मुसलमान राजनीतिक वाले को कोई लेना देना नहीं है कि मुसलमान का क्या होगा, उनको तो राजनीति करना है, मुस्लिम वोट लेना है। लेकिन बड़े बड़े जो मुसलमान हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे आदिवासी की बात हो चाहे नन आदिवासी की बात हो, वक्फ का जमीन को लेकर जो विवाद हो रहा था अब वो विवाद नहीं होगा। कागज पत्र तो चाहिए ना। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा है कि कागज ही नहीं है। भाई कागज नहीं है तो आपके कह देने से वक्फ की ज़मीन हो जाएगी क्या? लेकिन ये प्रावधान था कि वक्फ जहाँ चाहे दावा कर सकता है और उसको कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये किया गया है। भाई इनका जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है ना, वो इससे ख़त्म हो रहा है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे आरजेडी हो, जितने ये विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे ममता की पार्टी हो, ये रात भर विलाप करते रहे। रात भर इनको नींद नहीं आया। ये संशोधन पास हो गया लोकसभा से, आज राज्यसभा में है, राज्यसभा से भी पास हो गया। तो एक कानून ऐसा बनेगा जो सभी देशवासियों के हित में हो, राष्ट्र हित में हो। तो मैं जो सवाल था सर, शेड्यूल 5 और 6 मैं कह रहा हूँ ना, आदिवासियों के लिए कितना ये हितकर हो? भैया हितकर तो होगा ही ना। जो 5 और शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं तो इससे आदिवासियों को भी फायदा होगा। भाई अब तो ज़मीन कोई हड़प नहीं सकता है ना। पहले तो हड़प सकता था, दावा कर देता, आप सक्षम न्यायालय में नहीं जा सकते थे, उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाना था। तो मेरा कहना है कि इससे आदिवासियों को भी इसका लाभ होगा। लेकिन ये आदिवासी सरकार, अगुआ सरकार जो अपने आप को बोलती, इसको ये सब बात समझ में आए तो ये तो राग अलाप रहे हैं, ये तो संशोधन के खिलाफ हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षा कवच देने का काम CNT-SPT एक्ट में पहले से है। शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 6 में क्या कुछ है, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही कर रखी है। उसके बावजूद भी ये अहंकारी सरकार, केंद्र की सरकार, अपने उद्योगपतियों के लिए ज़मीन छीनने का प्रयास करती है और ज़मीन लूटने का प्रयास करती है। और वो अब आए हैं दुहाई देने की, अनुसूचित क्षेत्रों में ज़मीन की रक्षा इस विधेयक के माध्यम से होगी। वो दिग्भ्रमित करना बंद करें
बरगलाने का काम न करें। वक्फ बोर्ड की आड़ में कुछ भू संपत्तियों को अपने पूंजीपति को, मित्रों को देने का कुछ प्लान इन्होंने बना रखा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो वैसी कुछ कारगुजारी अगर झारखंड में होगी तो फिर हम लोग उसका विरोध करेंगे। झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5th शेड्यूल एरिया, और इन 1935 में एक कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें यह सरकार ने संकल्प लिया था, उसमें ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन और भारत के जो चुनिंदा लोग थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हो रही, संविधान पर बात हो रही थी, तो एक्ट आया था ब्रिटिश टाइम में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जो शेड्यूल एरिया है उसमें जनरल लॉ लागू नहीं होगा। तो क्या उस एक्ट का पालन 5th शेड्यूल एरिया में या 6th शेड्यूल एरिया में लागू हुआ? नहीं हुआ। आज के तिथि में जब 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बना, जिसमें आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा, उसको संरक्षण और उसके विकास के लिए ही राज्यपाल को नियुक्त किया गया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। सवाल बहुत सिंपल है कि क्या जो हमारे महामहिम को जो यहाँ अपॉइंट करती है राष्ट्रपति या केंद्र सरकार, 10 राज्य है, हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो तो देखा नहीं जा रहा है। और उस फलस्वरूप सिर्फ वो जमीन नहीं जा रहा है, सरकार इन द नेम ऑफ डेवलप, विकास के नाम पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा से, जनजाति उप योजना के पैसा से इन क्षेत्रों में विकास के नाम से जो आदिवासियों की ज़मीन है, जो CNT एक्ट 1908 के दायरे में आता है, संताल पगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आता है, उनको वो लेना शुरू कर दी। तो एक तरफ तो उधर से भी हमारा ज़मीन गया है, ऐसा नहीं है कि और दूसरा लोग लूटा है, तो लूटे ही हैं। CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है और भारी मात्रा में हुआ है, नेता इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस एक्ट को पालन नहीं होने के कारण अभी नए नए जो आ रहे हैं, और जो वक्फ का जो मामला है ये इससे परे उस हमारा असर होगा उस पर। अभी जो ये सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि हम लोगों ने मांग भी रखा है और हम लोगों ने सचिव को लिख के भी दिया, रेवेन्यू सचिव को, कि भाई जो हमारी जो ज़मीन अवैध रूप से हस्तांतरित है, आपको मैं बता दूं कि 1471 मामले भू वापसी के मामले SAR कोर्ट से वापसी का हो चुका है और हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि अविलंब वापस करे। तो 24 साल हो गए, वो ज़मीन मेरा अभी पेंडिंग है, तो क्यों दखल देहानी नहीं हो रहा? तो एक बहुत बड़ा मामला है ये। और रही जो अवैध मामले जो हुए हैं वो सब उसी में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, बिहार के लोग के लूटे, अन्य जो जातियाँ, जो गैर आदिवासी जातियाँ, उन लोगों ने जो अवैध तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण किया, ये भी हम लोग उसके दायरे में लाते हैं। वक्त एक अलग मैटर है, चूँकि ये पूरी तरह धार्मिक ये है, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहें, लेकिन हमारे ज़मीन का जो CNT और SPT एक्ट के आदिवासियों की भूमि का संरक्षण का जो मामला, वो अधूरा रह गया है। और इसीलिए इस बात को हम लोग कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि जब वक्त इसको अपने मांग रख रहा, तो हमारे ज़मीन पर उसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि हमारा मामला ऑलरेडी इस पर लंबित है। और इसको जब तक हम लोग सुचारू रूप से नहीं लाएंगे, जो फहरिस्त है, जो लंबा लिस्ट है, वो हम लोग मांग करते हैं कि भाई, मांग करते ही आ रहे हैं, गवर्नर से भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करें कि हमारी जो ज़मीन अवैध रूप से हस्तांतरित, चाहे वो फैक्ट्री के लिए हुआ, रेलवे के लिए हुआ है, बिना ग्राम सभा की अनुमति के, पहले भी था पेशा कानून की, जब 1996 के बाद ही ये बात सवाल सामने आया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई जमीन, तो 1996 से के पहले भी और 1996 के बाद भी हमारी ज़मीन का, आदिवासियों की ज़मीन का भारी मात्रा में अवैध रूप से हस्तांतरण हुआ है। तो मतलब कहाँ तक लग रहा है आपको इस तरह की चीज़ों को जो सामने आप जो बोल रहे हैं, तो संरक्षित होने में कितना आपको इसमें लग रहा है? देखिए, इच्छा शक्ति सर, घुसपैठी की बात होती है, धर्मांतरण का बात होता है, ज़मीन को लेके आपको धर्मांतरण भी होता है, तो वो तमाम चीज़ों पे लगाम लगते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, धर्मांतरण एक अलग इशू है। भारत का संविधान जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें किसी भी नागरिक को संविधान ये अधिकार देता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान और कानून और संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के द्वारा ठप्पा मारा हुआ कानून है कि अगर रतन की आदिवासी है तो किसी भी धर्म को मानने का उसको अधिकार है, उसको प्रचार का, उसके प्रसार का अधिकार है। ये बेतुका सवाल लोग करते हैं कि धर्मांतरण के बाद मेरी आदिवासी जो मेरा स्टेटस है, क्योंकि मैं जन्म से आदिवासी हूँ, धर्म से आदिवासी नहीं हूँ। मेरी जात मेरा है, मेरा जो कास्ट है वो आदिवासी, मैं उरांव हूँ तब मैं आदिवासी हूँ।
और आदिवासी माँ बाप से उत्पन्न हुआ बच्चा, तो इसमें धर्म आड़े नहीं आता। धर्म तो बाद का चीज़ है, पहले हम आदिवासी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, तो पहले हमारे आदिवासियत है। इसलिए ये बात, ये धर्मांतरण का जो बात है, इसको मैं बहुत हल्के में लेता हूँ, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसको तो तय करना होगा तो संसद के दोनों सदनों से आप बिल पास करा दीजिए कि धर्मांतरित लोगों का आरक्षण नहीं मिलेगा, पास हो जाएगा, आप है भाई, संसद उसके लिए है, कानून मंत्रालय, राष्ट्रपति है। लेकिन जहाँ तक ज़मीन का मामला है, कोई धर्मांतरित आदिवासी बोलता कि हाँ रतंत्र की ईसाई है, तो ये ज़मीन इसका ये आदिवासी नहीं है, इसलिए इसको आदिवासी का स्टेटस से हटा दिया जाए, इसको ये CNT के दायरे में नहीं आना चाहिए। इसका कई बार सवाल खड़ा हुआ, तो ये बड़ा ये नहीं है, इसको मैं खारिज करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान है, कानून है, संसद है, राष्ट्रपति हैं, कर दे, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसकी जो बातें आप कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जो मामला है उसका बहुत ही गंभीर पक्ष है जो सवाल आप कर रहे हैं, और बहुत वाजिब सवाल है आपका। कि देखिएगा, जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो चुनाव भाजपा ने इसी मुद्दे पर लड़ा, जो फोकस उनका जो सेंटर फोकस था कि बांग्लादेश घुसपैठी, इसको बड़ा जोर शोर से हाइप क्रिएट किया, बज क्रिएट करने की कोशिश की, और जितने भी नेता थे इसके यही कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं और आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, खास करके संथाल परगना के इलाके में, और ये चुनावी मुद्दा बन गया था। उसको बहुत तरीके से हेमंत सोरेन ने काउंटर किया, तभी आज आप जो चुनाव परिणाम देख रहे हैं वो सामने आया। ये जो वक्फ बोर्ड का जो आदिवासी संशोधन को, जो आदिवासियों को जो प्रोटेक्शन देने वाला मामला है, वो दरअसल JPC जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जब ये बिल पिछले साल अगस्त में आया, ले हुआ, तो ये चला गया संयुक्त संसदीय समिति को चला गया। अब जब ये वहाँ गया तो उस समिति ने एक रिकमेंडेशन किया कि हो क्या रहा था कि मान लीजिए जो कोई आदिवासियों की ज़मीन है या आदिवासी की कोई धरोहर है, उससे इन लोगों ने पुरातत्व को भी जोड़ा है कि जो पुरातत्व की जो ज़मीनें हैं या जो माने हेरिटेज किस्म की ज़मीन है, उसको भी कोई दान ना कर दे और वक्फ की संपत्ति ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ट्राइबल्स लैंड्स के साथ भी ये हो रहा था, चूँकि वक्फ के पास ये पावर था कि अगर वो संपत्ति हो जाए तो वो संपत्ति, वक्फ की संपत्ति मतलब अल्लाह की संपत्ति, वो आप फिर बेच खरीद नहीं सकते, वो उनकी संपत्ति हो जाए। तो एक रास्ता था। तो संयुक्त संसदीय समिति ने इस चीज़ का रिकमेंडेशन किया जो पार्लियामेंट को कि भाई इसमें एक संशोधन लाना चाहिए। तो जो सरकार की ओर से 6 संशोधन आए थे, जब कल 12 घंटे की लंबी बहस चली थी, बड़ा ऐतिहासिक बहस रहा था। और संजीव जी, मैं इस चीज़ से मानता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारे लोगों ने अपनी बात कही और मतलब नई नई चीज़ें देश के सामने आई। जो विरोध कर रहे थे उनका एक तर्क था, जो पूरा इंडिया गठबंधन है, जो पूरा फोल्डर है जो विरोध कर रहा था, उसका एक तर्क था, और सरकार का जो एक तर्क था। लगभग 1:20 तक मैं इसको देख पाया कल रात तक। तो मैं देख रहा था कि चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की बहस, और ये बड़ा स्वस्थ बहस जिसको आप कहें, बड़ा मैंने जिसको एज ए पत्रकार मैंने बहुत उसको एंजॉय किया उस पूरे बहस को, और बड़ी चीज़ें सीखी है मैंने। तो जब ये बिल ले हुआ तो रिजू की तरफ से जो सरकार के कानून मंत्री थे, उनके तरफ से जो 6 संशोधन आए थे, उसमें एक संशोधन ये है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर, और इसको लेकर के अमित शाह का फोकस था जो सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि इससे हम आदिवासियों की ज़मीन को संरक्षित करेंगे। तो वाकई में सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो एक रास्ता निकालना चाह रही थी कि जो घुसपैठी वाला जो मामला है, उस मामले में को कैसे हम लोग रोकें, उनकी ज़मीन को हड़पने का एक दूसरा तरीका। और उस पूरे बाद में रिजू ने एक बात कही थी जो मुझे अभी याद आ रही है कि केरल के बहुत सारे डेलीगेट्स उनसे मिलने आए थे। 4000 से 40,000 से लगभग, या 4000 40,000, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, इससे ज़्यादा डेलीगेट लोगों ने इस दौरान मिला है अगस्त से लेकर के, और अलग अलग बिल को लेकर के। तो इस बिल पर वाकई में बहुत एक्सरसाइज भी हुआ है, और जिसको जो विरोध का नोट्स देना था या जिनको अपने एक सुझाव देना था, उसको वो भी बड़ी संख्या है। चूँकि एक ऐतिहासिक निर्णय है और कई एक बड़ा बदलाव है। अब इस बदलाव को कौन किस रूप में लेते हैं, विपक्ष का अपना नैरेटिव्स है, उनके नैरेटिव्स में भी एक अपनी ताकत है, उनके लोग भी हैं, और सरकार का अपना एक तर्क है। तो लेकिन जो कानून आया है वो कानून एक बड़े बदलाव का कानून है, तो ग्राह्य होने में, उसको एक्सेप्ट करने में समय लगता। आप मानिए, आप देखिए, दुनिया की सबसे ज़्यादा माने वक्फ की संपत्ति भारत में है। रेलवे, सेना, इसके बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति इनके पास है, वक्फ के पास है, और लगभग हमको लगता है 9 लाख 10 लाख हज़ार करोड़ की संपत्ति इनके पास है। 8
8,70,000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं वक्फ के पास, तो एक बड़ा दायरा है इनका। तो उसमें सरकार ने एक अपने आप को, कि चूँकि अब चीज़ें तो सब सरकार के कंट्रोल में, तो उसको और कैसे हम कंट्रोल में करें, इन चीज़ों को एक दुरुस्त कानून बने, वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। तो मतलब आदिवासी के लिए कितना एक यूज़फुल होगा, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं जिस झारखंड में रहते हैं हम लोग, आप जिसमें देखते हैं, तो हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा पेन ये है ना, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, कि ज़मीन जो उनका अस्तित्व है, ज़मीन जो उनकी पहचान है, उस पर चौतरफा हमले हैं। एक वक्फ के हमले, मतलब एक वक्फ के संशोधन से वो हमले बंद नहीं हो जाते, मेरा अपना स्पष्ट तौर का मानना है। अब उन पर कंपनियों का हमला है, उन पर अधिग्रहण का हमला है, उन पर विकास का एक अभिशाप है, उनकी ज़मीनें उसमें जानी है। और लाख CNT SPT होने के बाद एज ए पत्रकार हम लोग देखते हैं कि उस कानून में भी बहुत सारे छेद कर दिए गए हैं। तो आप अगर ये मान लेंगे कि एक ये संशोधन से पूरे आदिवासी सुरक्षित हो जाएंगे 4th और 5th शेड्यूल में, तो वो नहीं है, ऐसा होना नहीं है। ये होना तब है कि जब आप चौतरफा उसको सील करते हैं, जब उन सारी चीज़ों को आप बंद करते हैं। CNT SPT एक्ट तो है झारखंड में, उसके बाद धड़ल्ले से ज़मीनें बिक रही है, आदिवासी उजड़ रहे हैं, मूलवासी उजड़ रहे हैं। विस्थापन में 4 लाख से अधिक लोग विस्थापितों को अब तक न्याय नहीं मिला है। कोल कंपनियों का आप विधानसभा कवर करते होंगे, आप देखते होंगे कोई ऐसा सेशन नहीं होता है, कोई ऐसा सत्र नहीं होता है जब आदिवासी ज़मीन की लूट का मामला ना आया हो, जब CNT SPT एक्ट के कानून के उल्लंघन का मामला ना आया हो। तो ये तो अनवरत चलने वाले। तो शासन, प्रशासन और कानून को जितना सख्ती से आप लागू करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको जितना सख्ती से लागू करेंगे, उतने ही आदिवासी सुरक्षित होंगे, यहाँ के मूलवासी सुरक्षित होंगे, उनके जल जंगल ज़मीन की रक्षा होगी। और ये उनके वजूद का सवाल भी है, और इस पर शासन प्रशासन को गंभीर भी होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बात तो तय है कि जब तक संशोधन का पूरा प्रारूप सामने नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो सदन में बहस हुई है, उसके आधार पे ये कहना होगा, जिस तरह से पार्टियों ने मुसलमानों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये संशोधन उनके लिए हितकारी होगी और उनके धर्म से ये कोई लेना देना इसे नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या निर्णय होता है और मुसलमान कब तक इस इशू को लेके शांत होते हैं। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।